बांसगांव जब हम आए तो सिर्फ 17 वकील थे। अच्छा, एक सवाल और मैं सबसे बेस्ट पॉलिसी जो है कंप्रोमाइज की है, पहले काम बाद में दाम। अगर अनमैरिड लड़की है वो भी पाएगी एक शेयर, और माँ भी पाएगी, भाई अगर 2 है 3 है 4 है तो समान शेयर लग जाएगा। यानी एक समस्या और है, माँ को सड़कों पर भीख मांगने की नौबत आ जाती थी। तो बुजुर्ग के लिए संदेश है कि अपनी ज्यादा दिक्कत भी आवे तब भी मत उसको ट्रांसफर मत करो। बिल्कुल। तुम्हारे मरने के बाद लीगली जो वारिस है उनको मिल जाए। ये आपका सुझाव बहुत ही सामयिक है। मैत्रीपूर्ण संबंधों को आप कितना महत्व देते हैं? अपने फुआ मामा नाना नानी को छोड़ दिए। जो शौक आपका रहा, थोड़ा फिल्म देखने का शौक, कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे किसी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कि डायरेक्शन लाइए, कम अर्ली एंड गो लेट। कि पहले शेड्यूल कास्ट की ज़्यादा शेड्यूल कास्ट ही लेता था। लड़की की शादी को उसमें इंक्लूड कर दिया और गंभीर बीमारी, हार्ट अटैक, कैंसर, इस तरह की। अच्छा। हमारे यहाँ 3 अदालतें हैं, एक में भी 6 वकीलों को बैठे नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, दिव्यताओं से परिपूर्ण यह दिव्य भूमि प्रत्येक मानव को इतना अवसर प्रदान करती है कि वह अपने स्वकर्म में सत्कर्तव्य को यदि समाहित कर ले तो दुनिया की हर प्रत्येक उपलब्धि को वो आत्मसात कर सकता है। जो व्यक्ति बेहतर ऊंचाइयों पर अपने आप को प्रतिस्थापित किया है वो समाज के लिए आदर्श माना जाता है और आने वाली पीढ़ी उसके प्रत्येक कृत्य का अनुकरण करती है। ऐसे ही एक व्यक्ति आज हमारे साथ श्रीनिवास भारती जी हैं, जो पेशे से अधिवक्ता हैं। आपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, तो आपसे ही आज हम जानेंगे, आपके जीवन वृत्त पर जानेंगे और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो आपने कार्य किया है उसके बारे में जानेंगे। विधि के क्षेत्र में भी कुछ जानकारी हम आपसे प्राप्त करेंगे। तो भारती जी, सबसे पहले हम आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। नमस्कार। जैसा कि हमने बताया, आपका नाम संभवतः मैंने पूरा बताया होगा या हो सकता है तो मैं चाहूँगा कि जो है आप हमारे दर्शकों को पूरा परिचय, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, कहाँ आपका जन्म हुआ, ये पूरा विवरण जरा हमारे दर्शकों को आप दीजिए। मेरा नाम श्रीनिवास भारती है। मेरे पिताजी स्वर्गीय रामविलास भारती पुरुआ बाजार के पूर्व एक गांव तहसील गुलाम पड़ेगा, भरौलिया बुजुर्ग है। मेरी पैदाइश, मेरा जन्म स्थान वही गांव मौजा भरौलिया बुजुर्ग है। मेरी पढ़ाई लिखाई बिरई बगल में है, प्राइमरी स्कूल मैंने बिरई खुर्द में किया। फिर हाई स्कूल से 6 से लगा 10 तक इंटर में हमने पुरुआ इंटर कॉलेज से किया है। अच्छा। और उसके बाद तो 67 में हाई स्कूल करने के बाद 68-69 हम इंटर कॉलेज जो है दुगरा से आपने इंटर की पढ़ाई? जी, दुगरा मोतीलाल इंटर कॉलेज था। अच्छा। अभी है, तो वहाँ से हमने इंटर किया। अच्छा। फिर बीएससी मैंने बड़हलगंज से किया। अच्छा। बायोलॉजी साइड से 1 साल तो मैंने तैयारी किया। पिताजी की इच्छा थी थोड़ा मेडिकल लाइन में जाने का। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हुआ, तो फिर हम लखनऊ में, हमारे बड़े भाई थे रेलवे में, तो उन्हीं के साथ रहकर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ किया। अच्छा। तो अक्टूबर 76 से मैंने बांसगांव प्रैक्टिस शुरू किया। शुरुआती दौर में हम लोगों ने क्रिमिनल से और रेवेन्यू से शुरू किया प्रैक्टिस। बांसगांव जब हम आए तो सिर्फ 17 वकील थे। अच्छा जी। तो हमारे क्षेत्र के, चूँकि बेलघाट क्षेत्र के पंडित हरवार प्रसाद दुबे थे। अच्छा। दुबे जी के साथ ही हम लगभग 2.5 वर्ष। अच्छा। फिर हमने सेपरेट प्रैक्टिस शुरू किया और ज़्यादा सहयोग जो है हमको प्रेम नारायण दुबे जी, सिविल का वर्ग जो है। अच्छा। थोड़ा उनका ओरेशन वगैरह बहुत बेहतर नहीं था, तो हम को तैयार करवाते थे, मुझसे ही बहस वगैरह करवाते थे। उनके पास रह कर नहीं, लेकिन उन्हीं से जी, उनका बहुत प्रेम, और नाम भी प्रेम नारायण दुबे था। अच्छा। और प्रेम भरे वो थे भी। मेरे पिताजी वही बताया कि 1938 के मिडल पास थे। अच्छा। और वो रंगून गए, कलकत्ता गए, कुछ दिन होता, उसके बाद आए तो पंचायत डिपार्टमेंट खुला था। अच्छा। तो पंचायत सेक्रेटरी इस वक्त ग्राम पंचायत अधिकारी हो गए हैं, नया पद हो गया है। अच्छा। तो सेक्रेटरी थे। सन 82 में उनका रिटायरमेंट हुआ। 34 साल प्रैक्टिस पेंशन लेने के बाद वो 2015 1 जून को उनका स्वर्गवास हो गया है। अच्छा जी। और माता जी आपकी गृहिणी थे? माता एकदम गृहिणी थी। लाख पहला साल में से हम
अच्छा तो अच्छा शादी मेरी हुई थी अच्छा 1973 27 मई सन 1973। 73। जी जी। और आपकी पत्नी गृहिणी हैं या सेवा में? नहीं है तो गृहिणी। अच्छा। हालांकि उनकी बहनें वगैरह टीचर उचर रही हैं, भी पुरानी जमाने की हाई स्कूल पास हैं। जी। आपके कितने लड़के हैं? एक लड़का मेरा है, 3 बच्चियां हैं। सबसे छोटा है लड़का। मेरी इच्छा है, जैसे पिताजी की इच्छा थी डॉक्टर बनो, तो मेरी इच्छा है भाई जुडिशरी में आओ। तो तहसील की जो वकालत होती है, तहसील के वकालत में अधिकांशतः जो है, जैसा आपने अभी कहा कि रेवेन्यू की तरफ ज़्यादा जो है लोगों का झुकाव होता है। इसलिए कुछ उसका प्रोसीजर बहुत छोटा है। रेवेन्यू में बहुत छोटे छोटे मैटर्स हैं, म्यूटेशन के हैं, उसकी अपील थी, या 33/39 कागजात दुरुस्ती है, 229 भी है, तो एक ढर्रा है प्रोसीजर उसका कम, मतलब बहुत अध्ययन की ज़रूरत नहीं है। बस एक ट्रेंड आपको जानना चाहिए कि किस तरह जीरा बहस हो जाए, बाकी उसमें बहुत मेहनत नहीं है। इसलिए शुरुआत लोग, अच्छा छोटे छोटे काम भी हैं, 107 क्रिमिनल में जमानत करा दो, फिर तारीख लेते रहो, दाखिल खारिज दरखास्त दे दो, 34 दिन के बाद अगर नहीं कोई ऑब्जेक्शन आए तो आदेश करा लो। अच्छा। सन 1885 में मुंसफी कायम हुई गोरखपुर जिला में। अच्छा। आउटलाइन, अच्छा। जिसको अरबी उर्दू में मुफस्सिल कोड कहा जाता था। अच्छा। मुंसफी, तो वो 1885 में इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं था, तो नवाब साहब सिकरिया के हाथा में चला अच्छा कुछ दिनों तक। अच्छा। फिर उसके बाद आया तो अस्पताल जो बांसगांव का है पुराना, अच्छा। उसमें कुछ दिन चला। 1908 से बिल्डिंग बनी हुई थी जो अभी भी खड़ी है। अच्छा। सिविल कोड की, तो 1908 से लोग कहते हैं 1905 में आ गया था, लेकिन बिल्डिंग पर 1908 लिखा हुआ है। मुंसफी का क्षेत्र तो 3 तहसील जो बांसगांव की पुरानी में से बढ़ के हुई है वो, प्लस 50% जो है सहजरवा तहसील का दक्षिणी भाग, अच्छा। वो अभी इसी मुंसफी में है। अच्छा। जो हरपुर बुधहट वगैरह आप देखते हैं, सहजरवा चौराहे के दक्षिणी किनारे तक मुंसफी बांसगांव है। बांसगांव, वहाँ के मुकदमात जो है बांसगांव में दाखिल होते अच्छा। हैं। राजस्व की अगर हम बात करें जी, तो राजस्व में जो पट्टे की भूमि है, जी, पट्टे की भूमि पर कितने दिन काबिज होने के बाद वो संक्रमणीय अधिकार मिल जाता है क्या? 10 ईयर्स। अच्छा। 10 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिक जो है अच्छा। खतीरी जब चेंज होगी तो संक्रमणी जो राइट है अच्छा। वह प्राप्त हो जाता है। उसके पहले तो नॉन ट्रांसफरेबल ही रहता है, असंक्रमणी। अच्छा। अच्छा, सामान्य भूमि के संबंध में जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी सामान्य भूमि पर काबिज है जी, तो उस पर काबिज के कितने दिन बाद जो है उसका वो टाइटल जो है उसको मिल जाता है कि वो उसका मालिक कह सकता है अपने आप को? ऐसा है, गवर्नमेंट लैंड पर जो है तो अब लिमिटेशन कुछ नहीं रह गया। अच्छा। जैसे गवर्नमेंट लैंड पर आप कोई चीज़ निर्माण कर लिए, अच्छा, तो पहले होता था वर्ग 4 हो जाता था। अच्छा। कि साहब आप जोत लिए सरकारी ज़मीन, तो वर्ग 4 की एंट्री करा लिए। धीरे धीरे बाद में 220 वगैरह करके लोग अपना भूमधरी करा लेते थे। अच्छा। लेकिन अब वो बात नहीं है। गवर्नमेंट के लिए पहले 30 साल था मियाद, गवर्नमेंट बेदखल कर सकती है। अच्छा। फिर 60 साल हुआ, अब अनलिमिटेड है, गवर्नमेंट जब चाहेगी तो आपको बेदखल कर देगी। अच्छा। अब हुआ चाहे जितने दिन से काबिज हो, अब कोई मतलब। अब रही आपकी भूमधरी में कोई निर्माण कर लिया और आप मान लीजिए नहीं है, अच्छा, तो हर चीज़ का अमूमन मियाद जो है 3 वर्ष है। अच्छा। लेकिन घर बना लिया और अब पुराने ज़माने जब ला बना उस वक्त लोग विदेश ज़्यादा रहते थे, जो 4 साल 6 साल 10 साल में आते थे, तो सिर्फ डिवाल्यूशन का मियाद 12 ईयर दिया। अच्छा। 12 साल के अंदर वो आदमी आएगा तो आपका बेदखली का और गिराने का दावा कर सकता है। अच्छा। अगर आपकी भूमधरी में है, इन केस वो 12 साल तक नहीं आया। अच्छा। और ये आदमी साबित कर दिया कि हमारा निर्माण अब 15 साल हो गया, तो नहीं गिरवा सकते हैं। अच्छा। उनका सूट टाइम बार्ड हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसकी भरपाई कैसे होती है? जैसे मान लीजिए निर्माण तो नहीं गिरेगा, डिमोलिश नहीं होगा। हाँ जी। लेकिन जो उनका राइट है उस भूमि में, वो राइट भी खत्म हो जाएगा। राइट खत्म हो जाएगा, वो आबादी वगैरह दर्ज हो जाएगी, कोई बात हो। बस अगर मान लीजिए संयोग से हुआ तो उतना रकबा निकल जाएगा, आबादी हो जाएगी। अच्छा। या ये आदमी जो है प्रोविजन है लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में, पहले तो 155 अंगा था, कुछ डिलीट उलीट हो गया, एसडीओ को पावर है। अच्छा। उतना रकबा आबादी से 6-2 कर देगा, बाकी आपकी भूमधरी बची रहेगी। तो अच्छा। अच्छा। अच्छा, जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट में जी
जो उत्तराधिकार के क्रम निर्धारित जी, किए गए। 171 सेक्शन 171, 72, 73। तो उत्तराधिकार में जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है इस समय? वर्तमान में स्थिति जैसे तो पहले होता था ना कि बहुत चेंजेज हुए। नहीं, बहुत चेंजेज हुए। मुलायम सिंह ने बहुत कुछ चेंज किया। अच्छा 2003 में। अच्छा पहले तो जेडे एक्ट का जो 171 था कि ये कोई अगर भूमिधर मरा अच्छा तो उसका लड़का अगर है तो लड़का ही पाएगा, उसका उत्तराधिकारी लड़का होता था। अच्छा मुलायम सिंह ने 2003 में कर दिया नहीं, अगर उसकी मदर है, अच्छा, जिंदा है, तो लड़के के साथ 1 शेयर माँ का भी लगेगा। ये 2003 में किया? 2003 में। अच्छा अच्छा। तो 1 शेयर जो है माँ का भी लगेगा। इन केस अगर कोई अनमैरिड डॉटर है, अच्छा, 1 शेयर उसका भी लगेगा। अच्छा, यानी पिता के बाद सीधे 3 जो है 3 जगह जाएगी जायदाद। अगर अनमैरिड लड़की है वो भी पाएगी 1 शेयर, और माँ भी पाएगी। भाई अगर 2 है, 3 है, 4 है तो समान शेयर लग जाएगा। यानी पुत्र विधवा और पुत्री, पुत्र पुत्री विधवा तीनों एक समान जो है क्रम में जो है आ गए। पुत्री और मैरिड, अविवाहित, अविवाहित पुत्री, अविवाहित जिसका विवाह हो गया वो नहीं पाएगी। पहले था, मान लीजिए 2 भाई है, बड़ा भाई मर गया, छोटा भाई जिंदा है और उसकी बड़े भाई की लड़की है। अच्छा, मगर वो शादी हो गया तो उसका 1 क्रम नीचे हो गया मुकाबले भाई। अच्छा, भाई जो सगा है वो 1 क्रम ऊपर है, नहीं उस बराबरी के क्रम है। भाई के भाई तो बहन नहीं, वो लड़की नहीं पाती थी, भाई पा जाता था। भाई पा जाता था। शादीशुदा है तब। अच्छा, और शादी नहीं हुई तो वो लड़की पाएगी। अच्छा, अब क्या कर दिया है इन्होंने, मुलायम सिंह जी ने ही किया कि अब लड़की विवाहित है तभी अपने बाप की ज़्यादा लड़की पाएगी, भाई साहब नहीं पाएंगे। अच्छा, विवाहित है तब भी? हाँ, विवाहित है तभी, अब भाई साहब नहीं पाएंगे। अच्छा, वही पाएगी चाहे। तो ये रिफॉर्म हुए, ये सब धीरे धीरे जो ये बहुत जरूरी है, ये सब अमेंडेड रहा है, जरूरी रिफॉर्म जो है। जरूर थोड़ा विवाद समाज में कुछ बढ़ा। जैसे हम 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, बिल्कुल, माँ भी 1 शेयर पा गई। हम और आप दोनों सिंगापुर, बैंकॉक और थाईलैंड हैं, दिल्ली है, मुंबई है, थोड़ा हरदम माँ के टच में नहीं है। बिल्कुल। तो जो घर पर लड़का है, हम लोगों के पास आ रहे हैं कैसे, हाँ एकदम सही। माँ का लव एंड अफेक्शन कुछ बढ़ा, कुछ दबाव बढ़ा कि हम सेवा करते हैं तो हमको दीजिए, तो 1 शेयर वो माँ का लिखा ले रहा है और मुकदमेबाजी हो रही है। मुलायम सिंह ने कहा कि लड़के नालायक हैं, माँ का ख्याल नहीं करते, इसलिए 1 शेयर कर दिया जाए। बहुत बड़ी समस्या भी थी, बहुत बड़ी समस्या। कुछ दिन पहले माँ को सड़कों पर भीख मांगने की नौबत आ जाती थी। लेकिन अब अगर जायदाद लंबी है तो माँ के पास यदि जायदाद हो जाती है, भले 2 ही लड़के हैं तो 1/3 उसका हो गया। न्याय का भी तकाजा है, समाज का भी तकाजा है, कानून का भी तकाजा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी रखे रहिए, आपके पास वजन भी रहेगा, आपके पास शक्ति भी रहेगी, डर भी रहेगी, और आपके मरने के बाद लिटिगेशन नहीं होगा। कानून जाना है जिसको वहीं जाएगा, वहीं जाएगी, प्रॉपर्टी वहीं जाएगी। बीच में जो ट्रांसफर हो गया माँ या बाप या जो भी के लोग कर रहे हैं, वह बहुत ही बहुत गलत कृत्य है। और उससे समाज में या उनके परिवार में ही बिल्कुल तुरंत मुकदमेबाजी खड़ी हो जा रही है, जिससे देश समाज सबका नुकसान है। बिल्कुल। तो उस बुजुर्ग के लिए संदेश है कि अपनी ज़्यादा दिक्कत भी आवे तब भी मत उसको ट्रांसफर मत करो। बिल्कुल। तुम्हारे मरने के बाद लीगली जो वारिस है उनको मिल जाए, उसको मिल। अच्छा, जो खारिज दाखिल की प्रक्रिया है, अगर खारिज दाखिल की प्रक्रिया में कोई व्यवधान आता है, कोई आपत्ति आती है जी, तो उस आपत्ति का निस्तारण जी किस तरह से जो है होता है, क्या बताएंगे आप? दाखिल खारिज का जो अपना रेवेन्यू बोर्ड है, अच्छा, उसने जो LR एक्ट पहले था उसमें निर्धारित किया था कि 90 डेज के अंदर जो है इसका फाइनल डिस्पोजल होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ऑब्जेक्शन आ गया तो थोड़ा असंभव हो जाता है। अब ऑब्जेक्शन तरह तरह के होते हैं। कुछ ऑब्जेक्शन के साथ हम पोस्ट शेयरर हैं और इन्होंने तरफ डाल के लिखा लिया। बिल्कुल। और हमने मनसूखी भी कर दिया है, चौहद्दी की मनसूखी कर दिया है, इसलिए इनका दाखिल खारिज न किया जाए। इस पर फार और अगेंस्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का या हाई कोर्ट का बहुत से अथॉरिटीज ये इस बात की आई कि भाई जैसे एक जूता है, जूता में हम पैर निकाल दिए, दूसरा पैर डाल दिया। म्यूटेशन का प्रोसेस यही है कि एक आदमी का नाम था, दूसरे का नाम उस पर चल रहा है। उर्दू था कि दाखिल और खारिज। अच्छा, ये बड़ा
स्पष्ट शब्द है, बिल्कुल। शाब्दिक अर्थ है कि खारिज होगा उसका नाम जो बेच दिया, और दाखिल होगा किसका नाम जो खरीद लिया। अच्छा। ये जो अंग्रेज हमारे देश में आए, उनका असली जो आय थी इस देश से कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू था। अच्छा अच्छा। और ज़िले का जो अधिकारी सबसे बड़ा होता था कलेक्ट करने वाला, उसी आधार पर उसका नाम कलेक्टर रखा गया, कलेक्ट करने वाला। अच्छा अच्छा, वो कलेक्ट करता वो था। कलेक्ट करता था पूरे जिला का रेवेन्यू, और अंग्रेजों को या उनको पहुंचाता था, तो उसका नाम कलेक्टर है, जो आज भी है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ नीचे जो तहसील लेवल में रहते तो डिप्टी कलेक्टर है, अब उप जिलाधिकारी और डिप्टी एसडीएम ये सब बातें आई बात की। उनका मुख्य पेशा था कलेक्ट करो रेवेन्यू। बुद्धिमान कितने थे कि न अपना वो अमीन रखते थे, न अपनी फोर्स रखते थे। एक तहसील में 50 जमींदार हैं, 100 जमींदार हैं, बिल्कुल 100 जमींदारों पर उसका कंट्रोल था कि आप अगर कलेक्ट करके लगान पूरे गांव की आपकी जमींदारी है, अच्छा हमारे वहाँ जमा नहीं करेंगे तो आपकी जमींदारी को मैं विड्रा कर लूँगा। अच्छा अच्छा। तो वो लगा, तो जो किसानों पर गरीबों पर जो अत्याचार होता था जमींदारों का, क्यों होता था? अच्छा। वहाँ देते थे आप 1 रुपया 1 एकड़, यहाँ लेते थे 20 रुपया 1 एकड़। तो जमींदारों का राजकाज था, नौकर चाकर दुनिया भर के, और टाइटिल उनकी बनी रहती थी, उसको कोई राइट नहीं था, खरीद भी नहीं सकता था, खेवट ही खरीदा जाता था। इसलिए जो है मुख्य काम कलेक्शन का था। अच्छा, ये लगान जो है तो लगान और मालगुजारी, उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा। लगान मालगुजारी एक ही चीज़ है। अच्छा। लैंड रेवेन्यू वही है। अच्छा वही लैंड रेवेन्यू अंग्रेजी है, लगान अच्छा। हिंदी होगा, मालगुजारी उर्दू सब था। अच्छा, ये सब एक तीनों ही है। एक ही चीज़। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका जो म्यूटेशन की जो प्रोसेस किया गया, दैट इज नॉट टाइटिल सूट, वो टाइटिल सूट नहीं है। अच्छा, वो ट्रांसफर ऑफ नेम जो होता है, सिर्फ हाउ टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम होम, हु इज इन टाइटिल टू प्रोवाइड लैंड रेवेन्यू। अब आप बेच दिए, मैं मालिक हूँ, मैं जोत रहा हूँ, तो आप क्यों दीजिएगा लगा, अब मुझे देना है। अच्छा। तो फॉर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू ओनली ये प्रोसेस किया, सरसरी कार्रवाई है, समरी प्रोसीडिंग है। बिल्कुल। ये टाइटिल सूट नहीं है, रेगुलर सूट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रेगुलर ये टाइटिल सूट कहा गया कि अब सही आदमी से लगा लिया जाए, बेचने वाले से लेना उचित नहीं है। लेकिन उसमें विवाद आने लगा, तो 3 इश्तहार जारी होता है। दाखिल खाई की दरखास्त जब पड़ती है, अच्छा, तो 3 इश्तहार, एक प्रधान को जाता है कि आप बताओ जो ज़मीन पर आज दाम ये आदमी चढ़वाना चाहता है, ये कहीं गाँव सभा की तो नहीं है, अगर हो तो आओ आपत्ति करो। एक इश्तहार जाता है विक्रेता को कि तुम्हारा नाम अब इस नंबर से कट के अब इनका नाम होने जा रहा है, अगर कुछ कहना हो तो आप कह सकते हो। एक इश्तहार आम पूरी जनता को जाता है, किसी को इस प्रॉपर्टी में कुछ कहना हो तो आवे। ये तीनों इश्तहार आने के बाद, लगने के बाद, ताविला के बाद ही वो दाखिल खारिज आदेश होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, वो प्रक्रिया आज भी होगी? एकदम सेम प्रक्रिया आज भी। लैंड रेवेन्यू एक्ट का दफा जो 34(5) था, वो आज भी वही अप्लाई हुआ है। नया कोड बन गया है 2006 का। अच्छा। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड जो है, अच्छा अच्छा, आ गया 2006, लागू हुआ 17 में, लेकिन 2006 के नाम से ही है। अच्छा अच्छा। तो उसमें भी वह दफा फिलहाल वही है। जैसे 220 डिक्लेरेशन ऑफ टाइटिल होता था बिल्कुल रेवेन्यू में, जेडे एक्ट में, उसको बदल करके चीज वही है। 144 धारा के अंदर इस कोड में, अच्छा, वो कर दी कि वो रेगुलर सूट उसमें होगा, वही प्रोसेस, वही दफा सी की नोटिस, सारा काम वही होगा। तो आज भी वही है। अब अंतर थोड़ा कर दिए हैं, जमाना बदल गया, ऑनलाइन करो, वरासत का नाम बाप भर गया तो जितने बच्चे सबका नाम देंगे, ऑनलाइन कीजिए, लेखपाल को रिपोर्ट लगाना है, लगाएंगे, वो आदेश हो जाएगा। उस आपत्ति के निस्तारण का कोई समय अवधि निर्धारित है? तो नहीं है अभी। इधर शायद कोई नया नियम आया है कि SC ST की जो जमीन है जी, पहले जो परमिशन लेना होता था वो ट्रांसफर के लिए, अब वो परमिशन की बाध्यता खत्म हो गई है क्या? नहीं, बाध्यता अब भी है। अच्छा। थोड़ा सा ढील उसमें आया है कि पहले शेड्यूल कास्ट की जायदाद शेड्यूल कास्ट ही लेता था, ठीक, उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं थी। सवर्ण के हक में बेचने के लिए DM से परमिशन मस्ट था, ठीक। तो वो परमिशन देने में भी कंडीशन थी। अच्छा। उसके बाद 2.5 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए,
अब क्या किया है, सवर्ण के योगी लिए जी के शासन में कुछ परिवर्तन? परिवर्तन थोड़ा सा हुआ है। अच्छा, वह भी हुआ गवर्नमेंट काम के लिए, और उसके आड़ में कुछ और काम हो रहे हैं। अच्छा, कि मान लीजिए उसको गंभीर बीमारी कैंसर हो गया और कोई उसकी बिरादरी का लेने को तैयार नहीं, कीमत देने को तैयार नहीं है, उसकी बीमारी का कारण देकर डीएम को हाथ से वो सवर्ण के हक में बेचने के लिए परमिशन फिर लेगा, लेकिन आसानी से मिलता है। लड़की की शादी जो नई व्यवस्था आ गई, नई व्यवस्था अभी जल्दी आई, लेकिन उसमें भी बहुत ही कड़ाई है। अच्छा। बहुत आसानी से नहीं हो पा रहा है, लेकिन थोड़ा ढील दिए हैं। लड़की की शादी को उसमें इंक्लूड कर दिया इंक्लूड गया। किया, और गंभीर बीमारी, हार्ट अटैक, कैंसर, इस तरह की। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं सिविल मामले पर आना चाहूँगा, दीवानी मामले में। जी, जैसे दीवानी मामले में खारिजी की जो स्थिति होती है, जब दावे खारिज हो जाते हाँ हैं, हाँ, तो खारिज के कई आधार होते हैं, बहुत ज़्यादा, तमाम सारे आधार हैं खारिज के। लेकिन अगर प्लेंट में अगर दावा दाखिल करते समय जो मूलभूत जो कमियां हैं, अगर उन कमियों के चलते, जैसे 7 रूल 11, जैसे उसमें आपने काज अफेक्शन नहीं लिखा, वैल्यूएशन की प्रॉब्लम आ गई, जी, तो इसका उपचार क्या है? अगर इस तरह के दावे खारिज होते हैं तो क्या अधिकार मिला होता है वादी को? फिर रिस्टोर मामला होता है या फिर? देखिए, उस काज अफेक्शन पर तो आदमी दोबारा दावा नहीं कर सकता, मगर उसमें काज अफेक्शन सपोज कीजिए था ही नहीं, तो ऑर्डर 7 रूल 11 में तो उसको खारिज हो ही जाना है। लेकिन आप वो लिमिटेशन है, आप फिर दावा कर सकते हैं, ऐसी की बात नहीं है। अब वो 10 साल के बाद खारिज होगा, तब तो आप डिबार हो जाएंगे, लिमिटेशन डिबार हो गए। लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में या मुंसलिम जो होता है उसकी रिपोर्ट पर ही वो खारिज हो गया, तो आप दूसरा दावा करेंगे थोड़ा सा। अच्छा, ऑर्डर 9 में अगर जो दावे खारिज होते हैं, ऑर्डर 8 रूल 9 रूल 8 जो है, हाँ, इसमें अनुपस्थिति में जी, तो अनुपस्थिति में 2 तरह की बातें होती हैं। एक डिफेंडेंट अपीयर्ड है और इशू बन चुका है, तब खारिज होगा अनुपस्थिति में, और प्रतिवादी की उपस्थिति में। अच्छा। तब ऑर्डर 9 रूल 9 में दरखास्त पड़ेगी। अच्छा, उसको बिना नोटिस दिए फिर रिस्टोर नहीं होगा। अच्छा, अच्छा। और अगर वादी या प्रतिवादी दोनों की अनुपस्थिति में दावा खारिज हो गया, तो ऑर्डर 9 रूल 4 में होगा, विदाउट गिविंग नोटिस वो रिस्टोर हो जाएगा। अच्छा। लेकिन लिमिटेशन उसका भी है 30 डेज। इन केस 30 डेज से ऊपर हुआ तो दफ़ा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत आदमी दरखास्त से एफिडेविट, सबूत, मेडिकल वगैरह लगा करके दफ़ा 5 का लाभ लेकर के कायमी देता है। अच्छा, अदालतें कंसीडर करती हैं, लीनियंट व्यू अप्लाई करती हैं। अपने माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा बहुत सी व्यवस्थाएं दी गई हैं कि मतलब प्रयास ये होता है कि किसी तरह से बात केस ऑफ रजिस्ट्रेशन लीनियंट व्यू शुड बी अडॉप्टेड। बिल्कुल, इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी आई है बहुत से अथॉरिटी। अच्छा, अच्छा जी, कि लीनियंट व्यू अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि वो अपने फंडामेंटल राइट से डिबार हो जाएगा। इन केस फैसला हो गया मुकदमा एक्स पार्टी, हाँ, तो जब डिफेंडेंट आएगा तो उसके लिए ऑर्डर 9 नहीं रहेगा, लेकिन रूल 13 हो जाएगा। अच्छा, वो 30 में कैंसिलेशन ऑफ एक्स पार्टी डिक्री एंड ऑर्डर 9 रूल 13 में आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें तामिला वाला प्रोविजन है, 14 वगैरह रूल के तहत तामिला वगैरह कराएगा, विपक्षी आएगा, अपना जवाब देगा आपके रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन। अब उसका अदालत के सामने क्या इम्पैक्ट है, क्या वो समझती है, या लिमिटेशन की बात है, आप लड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। लड़ने वाला आदमी अगर बैठ गया और आया 2 साल 4 साल के बाद, तो उसके लिए बहुत समस्या है। अच्छा, रिटन स्टेटमेंट जो जवाबदेही जो दाखिल की जाती है, तो जवाबदेही दाखिल में किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए? जैसे आता है कि उसे डिनायल के संबंध में जो है, तो डिनायल के संबंध में बहुत ही मतलब मस्ट है, इस पर कानून कायदा भी आया हुआ है कि जो पैरावाइज दावे में आए हैं, फर्स्टली आप उसको डिनाई करें या एडमिट करें, स्वीकार है और स्वीकार है, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। इसमें फंस गए आप और कहीं एडमिट कर लिए तो आपका केस गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो है कि हाँ नहीं कीजिए। उसके बाद जो अदर स्टेटमेंट है, अतिरिक्त कथन में आप जो चाहिए अपने केस को कहिए जैसे चाहिए, मगर यहाँ तो स्पष्ट होना चाहिए कि यह पैरावादी का आप स्वीकार करते हैं कि अस्वीकार करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जवाबदेही में इस पर गौर विशेष होना चाहिए। अच्छा, तो जैसे जवाबदेही में लिखा जाता है कि ये फला इंकार है, हाँ, स्वीकार है, हाँ, ठीक, या स्वीकार नहीं है, हाँ, या जैसा लिखा वैसा स्वीकार नहीं है, जैसा लिखा है वैसा। या इस पैरा 5 में जो बैनामे की बात कही जाती है दिनांक फला का, इतना होना स्वीकार है, यानी बैनामा मैंने लिया, अब उसकी इलीगलिटी तुम बता रहे हो अलग से, तो उसी पर तो बैनामा का होना स्वीकार है, बकिया कथन से इनकार है। बकिया कथन से इनकार है। अच्छा अच्छा जी, चलिए, बहुत बढ़िया आपने जो है चूंकि आप लॉ नोइंग पर्सन खुद ही है, तो भी तो आप पत्रकार हैं, आप एक एक चीज निकालेंगे जनता के लिए। तो ये जो हमारे जो लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, नए लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा कार्यक्रम थोड़ा सा ज्यादा जो है ये टीचिंग का काम करता है, कारगर है। बिल्कुल, आप वरिष्ठ अधिवक्ताओं का जो अनुभव है, जी, उस अनुभव को सीधे डायरेक्ट हमारा दर्शक जो है उसको देखता है। सही है। अच्छा, दीवानी के मामले कौन से अधिकतर जो है, आप जैसे आपने कहा कि तहसील स्तर पर जो रेवेन्यू के मामले अधिकांशता आते हैं, तो दीवानी के क्षेत्र में कौन सा मामला अधिक आता है? अधिक आता है जुड़ा हुआ मामला, जो अतिक्रमण है। अच्छा, किसी भी तरह का आप बना लिए, कुछ रख दिए हमारी ज़मीन में, तो उसके लिए बेदखली और इम्तनाई, अच्छा, यानी इंजंक्शन का सूट और डिमोलिशन का सूट, अच्छा, पोजेशन का सूट अमूमन यही आता है। अच्छा। अब इस वक्त जो है, जब से बताया कि समाज में कुछ बहुत अनार्की फैल गई कि माँ से लिखा ले रहे हैं, बाप से लिखा ले रहे हैं, तो कैंसिलेशन ऑफ डीड, अच्छा, इसका मामला बहुत आ रहा है। अब तरह तरह के मामले हैं। तो कैंसिलेशन ऑफ डीड का पावर सिविल कोर्ट को है, ये एकदम 100%। इसमें नहीं, अब थोड़ा सा एक रूलिंग आ गई कि अगर बिल्कुल वाइड है, शून्य है, अच्छा, लोग कहते हैं ना बैनामा दिनांक फला जो है इन कारणों शून्य है, अगर आप शून्य कह करके आएंगे, अच्छा, तो उसका जुडिशल चेंज हो जाएगा। ये शून्य करने वाला तो आप रेगुलर शून्य हो जाइए रेवेन्यू कोर्ट में, अच्छा, वो अदालत शून्य को खुद इग्नोर कर देगी, अच्छा, और उसकी उपेक्षा कर देगी, हिंदी में उपेक्षा कर दी जाएगी, उसको पावर है, और वो आपका डिक्लेरेशन कर देगी राइट। लेकिन शून्य नहीं है, वाइडेबल है, शून्यकरण, यानी इन्होंने अपना शेयर से अधिक बेच दिया, ये तो सिविल कोर्ट में ही होगा। और इस पर भी अथॉरिटी आई हुई कि अगर आप कैंसिल शब्द डालते हैं, तो उसका भी आ गया कि कैंसिल पावर सिर्फ सिविल कोर्ट है। वो निरस्त नहीं करेंगे, वो इग्नोर करेंगे, रेवेन्यू कोर्ट इग्नोर करेगी। अच्छा, अच्छा, कि इसका उपेक्षा करते हैं, यह लीगल नहीं है, इसकी मान्यता हम नहीं देते हैं, इसके आधार पर इनको अधिकार नहीं प्रदान हो पाएगा, इसलिए इसकी उपेक्षा करते हुए मैं यह आदेश करता हूँ। अच्छा, लेकिन अगर शून्यकरण है कि शेयर की गड़बड़ी, चौहदी की गड़बड़ी, रकबा की गड़बड़ी या राइट की गड़बड़ी, आगे बेचने का अधिकार नहीं था, ये सारी बातें सिविल कोर्ट को कह रहे हैं कि जैसे न्यायालय के बाहर जी समझौते की जो बात कही जाती जी है, जी, जैसे जब कोई दावा दाखिल होता है, हाँ, तो उस दावे को समझौते के माध्यम से निपटारे का प्रयास जो किया जाता है, उसके संबंध में क्या व्यवस्था है? पहले तो अनरजिस्टर्ड फैमिली सेटलमेंट वगैरह की वैल्यू थी, इस वक्त कोई वैल्यू नहीं है। जो समझौता होगा कोर्ट में होगा, पक्ष का ही दस्तखत अंगूठा फोटो लगेगा, उसके अधिवक्ता का लगेगा, अदालत उसको वेरीफाई करेगी, जजमेंट करेगी, इसी की लीगलिटी है। हाँ, तो वही चीज़ है जिससे इसमें आया ना कि जिससे मध्यस्थन के माध्यम से मध्यस्थता न्यायालय स्थापित किया, न्यायालय स्तर पर हो रहा है, लोक अदालत की व्यवस्था की गई जो है, वही न्यायालय के स्तर पर। तो इसके लिए प्रेरित जो है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, दावा दाखिल कर रहा है, तो उस स्टेज पर अब तो न्यायालय को भी जो है एक अवसर जो है न्यायालय दे रही है कि आप इसको पहले एक माध्यस्थम के माध्यम से इसको समझ लीजिए। अपने माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो जस्टिस हैं, उनका हमेशा निर्देश आता रहता है, बिल्कुल, अदालतों के लिए, हम अधिवक्ताओं के लिए, जनता के लिए, कि आप अधिक से अधिक जो है कंप्रोमाइज़ कराने का प्रयास करें। तो हमारे वहाँ भी जिस वक्त ये सीजेम महोदय जो है, वो कंप्रोमाइज़ के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं पार्टीज को। बिल्कुल, कंप्रोमाइज़ हमारे समझ से इस वक्त सबसे बेस्ट प्रोसेस जो है, बिल्कुल, लिमिटेशन को समाप्त करने के लिए बिल्कुल सबसे सबसे बेस्ट पॉलिसी जो है कंप्रोमाइज़ की है। उसमें न अपील करेंगे,
न निगरानी करेंगे। बिल्कुल। आपका भी हित है, हमारा भी हित है, आपका भी थोड़ा लॉस हुआ, मेरा भी लॉस हुआ, तो बच्चों के लिए हमेशा फुर्सत मिल जाएगी। कहीं कोई निगरानी अपील की झंझट नहीं है, और वो डिवाल्व भी करेगा, दूसरा मुकदमा हो नहीं सकता है। अच्छा, एक सवाल और मैं स्थगन पर भी जानना चाहूँगा। एडजर्नमेंट को लेकर के जो संशोधन हुए तो उसमें आया कि 3 बार से अधिक आप एडजर्न नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब देखा जाता है अक्सर कि एडजर्न पर एडजर्न, स्थगन पर स्थगन जो है, तो ये पेंडेंसी जो है कि अपने माननीय उच्च न्यायालय के एक जस्टिस महोदय ने कह दिया था कि अगर जेन्युइन कारणों से एडजर्नमेंट आता है तो 14 बार देखा जा सकता है, 14 बार उसको अवसर दिया जा सकता है। लेकिन ये कि अब इसके लिए एक नया ट्रेंड आ गया है कि डायरेक्शन लाइए हाई कोर्ट से। अब अमूमन डायरेक्शन आ रहे हैं छोटी अदालतों तक, यहाँ रेवेन्यू कोर्ट तक आ रहा है, हाई कोर्ट उसको भी दे रहा है अभी तो तहसीलदार, डिप्टी एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर को कि 3 महीने के अंदर मुकदमे को फाइनलाइज कीजिए। तो उसी तरह सिविल कोर्ट में डायरेक्शन वो बाइंडिंग कर दें। अभी कल हमारा एक वकील आया, उन्होंने कल आया है, इम्तनाई एप्लीकेशन जो है स्टेप आ गई, पार्टी बाजी पार्टी वो भाषण नहीं कर रहा है, न तो कमीशन रिपोर्ट पर आपत्ति दे रहा है लटकाने के लिए। तो लाया कि तू आ गया कि 2 महीने में इंजंक्शन एप्लीकेशन टेम्परेरी जो है 7C की दरखास्त वो 2 महीने में आप फाइनल कीजिए। अब बाइंडिंग हो गई, उनको 2-2 दिन चल रहे, 1 हफ्ते की डेट लगाना है। अच्छा, थोड़ा सा मैं बार काउंसिल से संबंधित जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं जानना चाहूँगा कि जैसे बार काउंसिल में 25 सदस्य इस समय निर्वाचित होते हैं। एडवोकेट्स एक्ट जिस समय बना था 1961 में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो संभवतः उस समय जिलों की संख्या कम रही होगी, अधिवक्ताओं की संख्या कम रही होगी, तो उस समय 25 सदस्य निर्धारित किए गए थे। लेकिन आज जो है उत्तर प्रदेश में 75 जिले हो गए जी, अधिवक्ताओं की संख्या लगभग 4 लाख के आसपास हो गई। अरे उस जमाने में जब एक्ट बना था उसके 10 गुना से 20 गुना हो। जिले में तो बहुत जरूरी है कि 1% जिले का हो, तो 75 हुआ, 3 गुना तो बिल्कुल हो गया, होना चाहिए। एक समस्या और है, जैसे जब नया अधिवक्ता आता है कचहरी में जी, तो बार काउंसिल की एक भारी भरकम फीस जो है, जो पंजीकरण की है, ये आपका सुझाव बहुत ही सामयिक है कि उसको कम से कम कर देना चाहिए। नए लड़के किसी ये नहीं हो तो पढ़ के आए, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस फीस, रजिस्ट्रेशन फीस को कम कर देना चाहिए, बिल्कुल कम, नॉमिनल होना चाहिए। और साथ साथ इतना फंड हम पैसा देते हैं बार काउंसिल को कि हमारे जूनियर अधिवक्ता कम से कम 5 साल तक उसको स्टाइपेंड के तौर पर 2000-4000 महीना मिलना चाहिए। मैत्रीपूर्ण संबंधों को आप कितना महत्व देते हैं? हमारे जो भगवान के अवतार कहे जाते हैं, भगवान राम कृष्ण, जो मित्रता का उदाहरण पेश किए हैं, बिल्कुल। कृष्ण भगवान सुदामा जी को जब सुनते हैं तो नंगे पैर दौड़ कर आते हैं, अपने हाथ से पैर उनका धोते हैं और जीवन का ही पूरा रूपरेखा बदल देते हैं अपने उस मित्रता का ख्याल करके। बिल्कुल। आज हमारे समझ से समाज में रामायण कथा, हर कीर्तन, धाम, मंदिर तो बहुत बन रहा है, लोग कर भी रहे हैं, हम आप सब लोग, लेकिन मन में जो है वो श्रद्धा भाव नहीं है। हम आप अपने ऊपर लीजिए, हम लोगों के पूर्वज जो फादर, ग्रैंडफादर वगैरह रहे, वो दूर दूर के रिश्तेदारों को शादी विवाह में बुलाते थे, उनके वहाँ जाते थे। हम आप इतना ब्रैकेटेड हो गए कि अपने बेटी, दामाद और यहाँ तक ससुराल तक ही सीमित हो गए। अपने फूआ, मामा, नाना, नानी को छोड़ दिए। चाणक्य ने 4 ऐसे मित्रवत संबंधों के बारे में कहा है कि जैसे लिखा है कि विद्या मित्रम प्रवासे च, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्यायादितस्य औषध मित्रम धर्मम मित्रम मृत्युस्य च। कि विद्या उस समय मित्र होती है जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं, व्यक्ति प्रदेश में होता है, विदेश में होता है, जब कोई नहीं साथ आता है तो जो उसका ज्ञान और हुनर है वही उसका मित्र बन के वही साथ देता है। और भार्या मित्रम गृहेषु च, घर में जब सारे लोग अलग बिलग हो जाते हैं तब बूढ़ा बूढ़ी 2 लोग मिलके, पति पत्नी आपस में जो है वो मिल करके अपना समय काट लेते हैं, अपना जीवन काट लेते हैं। यानी घर के मित्र जो है स्त्री होती है। और व्यायाधितस्य औषध मित्रम,
अगर आपको कोई व्याधि हो गई जी तो औषधि ही आपकी हाँ, मित्र मित्र है। है। दर्द शुरू हो गया तो पैरासीटामोल की गोली ही आपको आराम दे पाएगी। सही बात। बाकी करोड़ों रुपया पैर पर रख लीजिए तो उससे हाँ, दर्द खत्म नहीं होने नहीं वाला होगा। है। और धर्मम मित्रम मृत्युस्य च, मृत्यु जी। के समय कोई ऐसी मशीन नहीं है जो आपकी सारी संपत्ति ले जाके स्वर्ग में ना, आपके साथ रखे। कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो श्रेष्ठ कार्य होते हैं, हाँ, धर्म, जो आपने अच्छा काम किया है, जी जी वही आपके साथ जाता है, जी। बाकी कुछ नहीं जाता है। तो मित्रवत संबंधों को जोड़ा है इससे, हाँ। यानी पत्नी भी जो है शब्द मित्र मित्र ही लाया इसीलिए गया है। जीवन साथी कहा गया है ना इनको। कोई बचपन से लेके अब तक जी जो शौक आपका रहा वकालत के अतिरिक्त, क्या कहेंगे, हाबी जिसे कहते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि किताब पढ़ने का शौक, उपन्यास पढ़ने का शौक, कविता पढ़ने का शौक, फिल्म देखने का शौक। हाँ, थोड़ा क्या? फिल्म देखने का शौक तो बहुत था। अच्छा, हम लोग गांव में थे, लेकिन जब अवसर मिलता था शहर वगैरह में जाने का तो अच्छा। जरूर फिल्म देखा जाता था। अच्छा। नहीं, ये दूरदर्शन वगैरह व्यवस्थाएं मोबाइल से लगा टीवी तक जब से आ गई तब से उस बातों पर नहीं कर रह गया, उम्र भी बदल गई। अच्छा। नहीं तो उसका तो शौक बहुत था। हाँ। गोरखपुर हम लोग बांसगांव छुट्टी के दिन जाते थे, बिना एक शो देखे तो नहीं लौटते थे। तो साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है। तो साहित्यिक गतिविधियों में कोई उतना रुचि नहीं थी। अच्छा अच्छा, दुबे जी क्योंकि संबंध जो है प्रोफेशन में जब हम आए तो अपने प्रोफेशन के प्रति हम बिल्कुल डिवोटेड थे। मैं 48वां साल में प्रवेश मेरा हो रहा है, प्रैक्टिस। अच्छा अच्छा अच्छा। एक दिन का राजी नोइंगली जी। जैसे आप विधि क्षेत्र में हैं तो विधि स्वयं धर्म है, विधि स्वयं ईश्वर है। अरे तो जैसे अक्सर मैं देखता हूँ कि धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, अवलोकन जजेस भी करते हैं, हाँ। अधिवक्ता भी करते हैं जी, जी। और साहित्य भी उसी तरह का धर्म है। कभी कभी होता क्या है ना कि कुछ लाइनें ऐसी महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे हमने एक कविता पढ़ा था हाई स्कूल में, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत की एक कविता थी, एक बूंद। तो उसमें आया था कि ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, जी, जी। सोचने जी में यही फिर लगी, दैव मेरे भाग्य में है क्या लिखा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, गिर पड़ूंगी या अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, उठ गई उस काले कैसी हवा वह समंदर हो रहा है अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुँह खुला वह उसी में जा गिरी मोती बने, लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, घर का अक्सर छोड़ना बूंद लो कुछ और ही देता है कर। तो आप अपने स्वकर्म में सत्कर्म को समाहित किए हैं, विधि को आपने बिल्कुल पूजा की तरह, अपने कार्य को, वकालत को बिल्कुल पूजा की तरह अगर आप इस कार्य को कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी पूजा है। जीवन में विधि व्यवसाय के दरमियान मैंने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे किसी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, ऐसा नहीं किया। 1.5 रुपये के टिकट पर वकालनामा आज भी है। बिल्कुल बिल्कुल। वकील लोग अलग अलग जगहों पर अलग रेट है, मगर जो अपना कानून जो प्रोवाइड करता है 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा आज भी है। बिल्कुल बिल्कुल। 1 रुपये 50 पैसे को अपना अधिकार देकर चला गया देश विदेश आपका क्लाइंट, और उसके राइट के खिलाफ आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा किए तो भगवान की तरफ से तो दोषी होंगे ही, समाज की तरफ से नहीं दोषी होंगे। आपके पास मक्खी नहीं आएगी कल, यह प्रचार प्रसार हुआ, बिल्कुल आपका प्रोफेशन खत्म है, एकदम खत्म हो जाएगी साहब। तो मिल जाते हैं खिलाफ पार्टी से, रुपया लेके टूट जाते हैं, मतलब तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और ये बहुत बड़ी चीज होती है वकालत पेशे में। इस पर विशेष ध्यान दीजिए। और नए लड़कों के लिए तो यह संदेश है। हाँ, वही मैं सवाल है कि जो नए लड़के हैं उनके लिए ही जो आ रहे हैं जी, प्रोफेशन में आके नया अभी शुरू किए हैं, या जो लड़के आने वाले हैं, आने वाले तो क्या है उनके प्रति लिए संदेश यही है कि अगर इस प्रैक्टिस में आप आते हैं, इस व्यवसाय में आप आते हैं, तो 2-3 बातों का विशेष ख्याल रखें। उसमें पहला बात तो एक रेगुलर होइए, ये नहीं कि मामा के लड़के की शादी 3 दिन हम वहीं रह गए। बिल्कुल, आप रोज आइए, कम अर्ली एंड गो लेट। एक हमारे सीनियर आए, गोरखपुर से आए थे, बांसगांव, जब तहसील तीनों एक थी, खजरी के थे। अच्छा, तो संयोग से हम मिल गए। तो जाने तो उनका काम छोटा सा था, तहसील तब एक थी, हमने तुरंत करा दिया। फिर अरे हमने कहा आप सीनियर वकील हैं, हम लोग नए लड़के हैं, आपसे फीस लेके चाय पानी भी बिकाए। तो उन्होंने यही कहा कि देखिए अब आप नए वकील हैं, आप हमसे मिले, हम आपसे मिलकर बहुत खुश हैं। ये एक छोटा सा फार्मूला मेरा भी लीजिए, कम अर्ली एंड गो लेट। कचहरी सवेरे आओ,
सवेरे आने बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी वकील नया करने आए हैं, कोर्ट बिल्कुल, आपकी बिल्कुल, देखे बिल्कुल, आपके बिल्कुल। पास आ गए और गो लेट, जैसे आप देर से गए इसलिए हमसे मुलाकात होगी। नहीं, अध्ययन और तो बहुत अपने ही- मौके के साथ कभी दगाबाजी मत कीजिए, उसके उस विश्वास और कलामे का दुरुपयोग मत कीजिए और मीठी जबान बोलिए। बोलिए। आज हल जोतने वाला भी सम्मान चाहता है, चाहता है। पहले तो वो इतना आदी हो जाता था गेमनी बैठता था, आज अपने बैठने के लिए उसके बैठने की भी व्यवस्था कीजिए। हमारे यहाँ 3 अदालतें हैं, एक में भी चेयर वकीलों को बैठने नहीं है। हम लोग अपने संघ के भवन से 8 कुर्सी 6 कुर्सी ला के रखे हैं। सम्मान से बोलिए और रेगुलर रहिए। आपने कहा कि सब वकील से भी विवाद मत कीजिए, हाकिम से भी मत कीजिए। सही बात है। तो ये सब गुण अगर आप अपनाते हैं, आप रेगुलर होकर के प्रैक्टिस 10 साल कीजिएगा। आप गेहूं की खेती तैयार करते हैं, कार्तिक महीना कई बार जोतते बनाते हैं तो गेहूं बोया जाता है और कटता क्या महीने बाद, बिल्कुल अप्रैल में कटता है। बिल्कुल बिल्कुल उतने दिन तो आप नहीं कुछ पाए। तो ये फील्ड है। हम अपना प्रिंसिपल बनाए थे कि पहले काम बाद में दाम, बाद में दाम। पहले काम करो, उसका दाम बाद में देगा, नहीं देगा, झूठ बोल देगा, तुम्हारा लिए नहीं गया, थोड़ा मेहनत का फल नहीं दिया है ना। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वो भी एक बार सोचेगा, हम धोखे दे के चले आए लेकिन दिए नहीं, मेरा काम वो कर दिया। तो झगड़ा भी मत कीजिए। तो पहले काम बाद में दाम। आज भी हम लोग वो स्तर रखे हुए हैं। बिल्कुल जब कि चाहे तो पहले फीस रख दो तब जाएंगे, और रख के जाएगा वो देगा, लेकिन नहीं अभी भी है वही, पहले काम बाद में दाम। मतलब ये सब बातें मोटी बातें हैं, कहीं ये लिखा नहीं है। इन हाँ, सब इसको बातों को अपने आचरण में उसको आचरण में स्वीकार लाइए लाना चाहिए। और एक्ट को उसको एक्ट अपान भी कीजिए। और दुरुपयोग तो कालनामे का कभी ना हो। खिलाफ पार्टी के वकील भी आते हैं, लालच देते हैं, 5,000 लीजिए, बैठ जाइए, 2 खाली करवा दें, स्टॉक खत्म हो जाए। यह काम जो किया वो वकालत के पैसे को भी बदनाम किया, अपना जीवन बर्बाद किया, अधर्म भी किया। बिल्कुल मिसकंडक्ट ऑफ प्रोफेशन है वो, अधर्म भी किया। और आपने कहा कर्म करते हुए भगवत प्राप्ति हो सकती है। हाँ, और ये न्याय की व्यवस्था में एक रथ के 2 पहिए हैं, बिना बिल्कुल, बार वकील और कौन बार। हाकिम क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जो है दर्शकों, आपने देखा कि श्रीनिवास भारती जी ने बेहतर तरीके से अपने जीवन वृत्त के बारे में बताया, विधि से जुड़ी हुई तमाम सारी जानकारियां आपने दिया और भी समाज के तमाम पहलुओं पर आपने विचार विमर्श किया और बहुत बेहतर जानकारी दिया। निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। भारती जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाला और आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को आपने बेहतर अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।